मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एमिन्स के रासायनिक गुण। ठीक है, कल हमने एमिन्स को बनाने की विधियां देखी थी, एमिन्स को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आज हम एमिन्स के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एमिन्स जो होता है हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये NH3 होता है। इसमें आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा ही क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो यह जो होता है इस पर नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, यह किसी भी न्यूक्लियोफाइल पर क्या कर सकता है, अटैक करके उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। तो इस तरह ये क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क भी करता है। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुण होते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले आता है एमिन की क्षारीय प्रकृति, है ना, एमिन की क्षारीय प्रकृति। सबसे पहला आपका है एमिन की क्षारीय प्रकृति। ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति से अभिप्राय यह है कि यह जब ये क्या करता है, किसी भी केमिकल्स में क्या करता है, उससे H+ को प्रोटॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या कहलाता है, क्षारीय प्रकृति के क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे, तो ये वाटर के साथ क्या करता है, जब इसको रिएक्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक आपका साल्ट बना लेता है, अमोनियम आयन बना लेता है, NH4+ बना लेता है और आपका क्या प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोक्सी प्राप्त हो जाता है। तो एक तरह से आपका क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है और एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इसकी क्या करता है, क्षारीय प्रकृति को डिनोटेट करता है। इसी प्रकार आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिन्स के बारे में भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है NH2, है ना, ये आपका कोई प्राथमिक एमिन्स है। जब इसको किसी वाटर के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो ये हमारे पास क्या रिलीजा है, हमारे पास 8 NH3+ के रूप में, एक लवण के रूप में हमें क्या दे देता है, बना देता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, एक क्षारीय प्रकृति को शो करता है। ठीक है, द्वितीय एमिन की ये प्राथमिक एमिन था, इसी प्रकार आपका द्वितीय एमिन की क्या करता है, यह H+ को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है, आपका एक साल्ट के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये एक तरह से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वहां से H+ को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है, साल्ट के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी हमारे पास जैसे किसी HCl के साथ जब रिएक्शंस होती है इसकी, तो वहां से क्या करता है, यह H+ को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फिर इसके साल्ट के रूप में हमारे पास प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखें RNH2, ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम जब HCl के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एक साल्ट के रूप में वह प्राप्त हो जाता है। देखिए RNH3Cl, ठीक है, एक साल्ट के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाता है प्राथमिक एमिन। और इसी प्रकार द्वितीयक एमिन भी हमारे पास देखें तो द्वितीयक एमिन भी क्या होता है, एक साल्ट के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाता है जब HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो। ठीक है, इसी प्रकार आप इस तृतीयक एल्किल को भी देख सकते हैं। तृतीयक एल्किल भी हमारे पास क्या करता है, आपका HCl के साथ अभिक्रिया करके हमारे पास क्या बना देता है, एक साल्ट के रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो
इस प्रकार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है ना। ये आपकी इस प्रकार की एमएनएस की क्षारीय प्रकृति हमारे पास डिनोटेड होती है ना। इसके बाद देखिए हम इसके बाद जो आता है आपका वह आता है एमिन्स के जो है एमिन जो होता है इसका जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उस एरोमेटिक कंपाउंड पर किसी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होता है, यह एमिन की एनिलीन के द्वारा हम आसानी से इसको समझा सकते हैं। ये देखेंगे हम एनिलीन, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है आपका, ठीक है, और इस पर क्या है टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब रिंग में जाते हैं तो आपके क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। ये इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा यानी अनुनादी संरचना के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाते हैं, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये वाला आपका यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें तो सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपकी ये पहले स्ट्रक्चर आपके पास प्राप्त होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम जब दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो दूसरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्राप्त होगी वह इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, है ना। अब ये जब दो लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वह इस प्रकार से आपके पास प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास जो अगली स्ट्रक्चर क्या प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है और लास्ट में वापस क्या हो जाता है आपका, ये यहाँ पर शिफ्ट होने पर हमारे पास वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और फिर एनिलीन, है ना, ये एनिलीन है आपका और एनिलीन की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, ये एरोमेटिक एमिन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो अब जहां पर आप देखते हैं तो ये आपका क्या है, आर्थो मेटा और पेरा पोजीशंस है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आर्थो मेटा और पेरा पोजीशंस है। तो यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा आपका देखा जाए तो आर्थो और पेरा पोजीशंस पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि आर्थो और पेरा पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, और बाकी मेटा पोजीशंस पे क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना। यानी कि यहाँ पर कोई अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज वाला आपका यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि वेटलिंग के अंदर जो आपके किसी कंपाउंड की जो है रिएक्शंस को हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। इसी आधार पर अगला जो आपका है एमिन्स की धातुओं के साथ क्रिया के बारे में बात करें, ठीक है। एमिन्स की क्या बात करें, एमिन्स की नाभिक स्नेही गुण के बारे में बात करें तो नाभिक स्नेही गुण, है ना, एमिन के नाभिक स्नेही गुण के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चूंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो नाभिक स्नेही बनता है, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करें धातु आयनों से क्रिया, धातु आयनों से क्रिया की बात करें तो यह धातुओं से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले बात करें आपके कॉपर Cu2+ और Ag+ के साथ जब रिएक्शंस होती है तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट का बनता है जैसे AgCl, और इसके किसी प्राथमिक एमिन्स के साथ हम जब रिएक्शंस करवा देते हैं CH3NH2, ठीक है,
तो हमारे पास जो होता है एक साल्ट प्राप्त हो जाता है Ag, ठीक है, और CH3NH2, और ये आपका क्या हो जाता है ऑल्टोएस, और आपका इसके साथ बाहर आपका क्या लग जाता है क्लोरीन लग जाता है, ठीक है, -और तो ये एक तरह से एक लवण का निर्माण हो जाता है, इसको हम बोलते हैं 20, है ना, इसका नाम क्या रहेगा 20 मेथिलामीन, 20 मेथिलामीन, ठीक है, ये 2 के कारण 20 और ये मेथिलामीन हुआ है, ठीक है, और इसका सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है धातु से क्रिया कर लेता है, इसी प्रकार कॉपर से भी क्रिया कर लेता है। अगली जो आपका है एल्किलीकरण होगा, ठीक है, अगला क्या होता है एल्किलीकरण, ठीक है, तो एल्किलीकरण में क्या होता है आपका, तो एल्किलीकरण में किसी एल्किल हैलाइड के द्वारा, है ना, एल्किलीकरण, ठीक है, तो एल्किलीकरण में आप देखिए किसी एलिमेंट्स की जो अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड्स के साथ करते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए आपका कोई एमीन है RNH2 और इसकी किसी एल्किल हैलाइड, ठीक है, R से जब हम रिएक्शंस करते हैं तो HCl बाहर हो जाता है और आपका क्या प्राप्त हो जाता है एमिन्स प्राप्त हो जाता है। ये देखिए यहाँ से आपका क्या होगा एक हाइड्रोजन के साथ एक आपका हैलाइड आयन बाहर हो जाता है और आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है RNH2 और आपका NH और R प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है सेकेंडरी एमिन्स प्राप्त हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल ले हम, जैसे कि CH3 मेथिलामीन लिया, ठीक है, और इसके साथ C2H5 या फिर CH3X ले लिया, है ना, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा इसमें आपका CH3NH, है ना, और CH3, ठीक है, और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा HCl प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, डाई मेथिलामीन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगली अभिक्रियाएं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसकी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो होती है वह होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार और देखें तो इसमें जो होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया में हमारे पास क्या दिया जाता है प्राथमिक एमीन दिया जाता है ना, RNH2 दिया जाता है, ये कोई प्राथमिक एमीन है आपके पास, ठीक है, इस एमीन की अभिक्रिया हमको क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षारक CaCl3 या का क्लोरोफॉर्म है और किसी क्षारक जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो हमें एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होता है जिसे कार्बिल एमीन नाम दिया जाता है, और ये पदार्थ हमारा क्या होता है साइनेट आइसोसाइनेट, है ना, एल्किल आइसोसाइनेट हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है, ये और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ में साथ आपका HCl भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारी जो अभिक्रिया कहलाती है ये आपकी क्या कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, और ये कार्बिल एमीन आपके पास क्या प्राप्त होता है कार्बिल एमीन आपके पास प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया है। इसकी जगह हम देखें जैसे कि C2H5 ले लें, हम C2H5NH2 ले लें, मेथिलामीन ले लें, ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, और आपकी 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो R की जगह आपका क्या हो जाता है C2H5 और आपका क्या हो जाता है N ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस और आपका 3 आपका H2 और साथ ही साथ HCl भी आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये एथिल आइसोसाइनेट आपका या एथिल कार्बिल एमीन आपको इसको कहा जा सकता है, ठीक है, क्या नाम हो सकता है एथिल कार्बिल एमीन नाम दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपकी होती है आपकी
कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो कि काफी महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है आपका, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमें एल्केन प्राप्त होता है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में अभिकर्मक से क्रिया करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है आपका वो क्या होता है, आर एमजीएक्स होता है। और हमारे पास जब किसी एमिन्स के साथ आर एमजीएक्स, ठीक है, ये आर डेज कर दे चौथे आपका दोनों डिफरेंस हो जाए, जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आर एच, है ना। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, ये आर और यहाँ से एक एच यानी एल्केन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बच जाता है फिर बाकी, तो बाकी हमारे पास मैग्नीशियम के साथ हैलाइड आयन और यहाँ से आपका क्या बच जाता है, आर एन एच, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो आपका, ठीक है, आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ये आपकी क्या होती है, एमिन्स की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या लगा दे, CH3 लगा दे, मेथिलामीन बन जाएगा आपका। मेथिलामीन से जब हम रिएक्शंस करवा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप किसी मेथिल ग्रुप को ले सकते हैं जैसे CH3 Mg और यहाँ X की जगह I ले सकते हैं, ठीक है। I लिया आपने, ईथर से इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और ये आपका एक H इससे निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, MgI और यहाँ पर NH, R की जगह CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मेथेन प्राप्त हो जाएगा यानी एल्केन प्राप्त आपके पास हो जाएगा, ठीक है। यही आपकी क्या है, एमिन्स की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं